हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जर्नल जो चैप्टर है मेरा क्लास 11th के अकाउंट्स का, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए। तो बच्चों, जर्नल क्या होता है? जर्नल हमारी बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री होती हैं। जर्नल क्या है? हमारी बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट जो मेरा अकर करता है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में हम उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी डेट वाइज ऑर्डर में। यानी अगर मैं अप्रैल महीने के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो सबसे पहले 1 अप्रैल के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करूंगा, फिर 2 अप्रैल के, फिर 3 अप्रैल के, फिर 4 अप्रैल के, एंड सो ऑन। यानी जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे डेट वाइज ऑर्डर में रिकॉर्ड होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले मैं 4 अप्रैल के रिकॉर्ड कर लूँ ट्रांजैक्शन, फिर 2 अप्रैल के। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद जर्नल एंट्रीज करने की दो अप्रोचेस होती हैं। जर्नल एंट्रीज करने की टोटल दो अप्रोचेस होती हैं। फर्स्ट अप्रोच आपकी होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच आपकी कौन सी होती है? ट्रेडिशनल अप्रोच होती है जर्नल एंट्रीज करने की। ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सी अप्रोच है? ट्रेडिशनल अप्रोच में हम जितने भी अकाउंट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। PRN। PRN मतलब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, एक छोटी सी वीडियो हमारे चैनल पर बड़ी है डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें तीनों चीज़ें हमने कवर की हैं। बट प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो आजकल हम जितने भी लोग हैं वो जर्नल एंट्रीज करने के लिए ट्रेडिशनल अप्रोच कोई नहीं यूज़ करता। वो कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं? वो मॉडर्न अप्रोच यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल अप्रोच से बेहतर अप्रोच है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग मॉडर्न अप्रोच ही यूज़ करते हैं। मॉडर्न अप्रोच क्या है कि एसेट, एक्सपेंस और लॉस यदि बढ़ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और लाइबिलिटी, इनकम और गेन यदि बढ़ रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। एंड वाइस वर्सा केस, यानी एसेट, एक्सपेंस, लॉस की वैल्यू यदि घट रही है तो वो क्रेडिट की जाएगी, और लाइबिलिटी, इनकम और गेन की वैल्यू यदि घट रही है तो उसका अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर है? अगर आप मॉडर्न अप्रोच यूज करें तो इन संसार में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जिसकी आप जर्नल एंट्री ना कर सको। सारे ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री हम इस रूल के बेस पे कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बेसिक जर्नल एंट्रीज देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 40,000 रुपए। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 40,000 रुपए। तो बिजनेस हमने स्टार्ट किया, ये रहा मेरा बिजनेस। ठीक है, ये रहा मेरा बिजनेस और इस बिजनेस को स्टार्ट किया है मैंने। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम जो भी पैसा लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने जो भी पैसा लगाया वो मैंने लगाया कैपिटल। यहाँ पे मैंने कैपिटल के तौर पे कैश लगाया है, तो बिजनेस के पास कैश बढ़ जाएगा, और कैश बढ़ेगा तो कैश अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और कैपिटल जो कि एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ये चीज? इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका होगा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 40,000 रुपए, स्टॉक 40,000 रुपए एंड मशीन 20,000 रुपए। ठीक है, क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 40,000 रुपए, स्टॉक 40,000 रुपए एंड मशीन 20,000 रुपए। तो यहाँ पे हमने कैपिटल के तौर पे 3 एसेट्स लगाए हैं, कैश भी लगाया है, स्टॉक भी लगाया और मशीन भी लगाया है। तो हम क्या करेंगे? तीनों एसेट्स लगाए तो बिजनेस के पास तीनों एसेट्स बढ़ जाएंगे, तो इनको डेबिट कर लेंगे। कैश 40,000 से, स्टॉक 40,000 से और मशीन 20,000 से, और कैपिटल अकाउंट मेरा क्या होगा? क्रेडिट होगा 1,00,000 रुपए से पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री पे हम बढ़ते हैं। अब आते हैं परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदे हैं किस पे? कैश पे। तो अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं कैश पे तो परचेज मेरा क्या है? एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट किया जाएगा एज पर मॉडर्न अप्रोच। और मैंने कैश में पेमेंट करी है इसकी, तो मेरे पास कैश कम हो जाएगा, एक एसेट कम हो रहा है इसलिए मैं उसको क्रेडिट करूंगा। अगर मैंने गुड्स खरीदे होते क्रेडिट पे, यानी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर मैंने उधार पे गुड्स खरीदे होते तो मैं उसकी एंट्री क्या करता? मैं परचेज अकाउंट डेबिट करता, क्योंकि गुड्स परचेज कर रहा हूं तो मेरे पास क्या होंगे? एक्सपेंस बढ़ रहा है, उसको डेबिट करूंगा। और अगर मैं गुड्स उधार पे खरीद रहा हूं तो मैं कैश अकाउंट तो क्रेडिट कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने कैश पेमेंट करी नहीं है, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए मैं क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट करूंगा। ठीक है,
वहीं पे अगर मैं कोई एसेट परचेज करता हूँ जैसे मशीन फर्नीचर वगैरह, तो एसेट परचेज की एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट किया जाएगा और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये एंट्री होगी। अगर उधार पे खरीद रहे हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट एंट्री होगी, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है मेरी। इसके बाद नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अगर मैं गुड्स कैश पे बेच रहा हूँ तो एंट्री क्या होगी, मेरे पास गुड्स बेच रहा हूँ कैश पे तो मेरे पास कैश आएगा, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। और सेल्स मेरी एक इनकम है, इनकम बढ़ने पे क्रेडिट होगी एज पर मॉडर्न अप्रोच, ओके। उसके बाद अगर हम गुड्स क्रेडिट पे बेच रहे हैं, उधार पे बेच रहे हैं तो क्या होगा, तो मैं कैश अकाउंट तो डेबिट कर नहीं सकता क्योंकि उधार पे बेचा है, अभी पैसा तो मिला नहीं है, पैसा फ्यूचर में मिलेगा, तो इसलिए मैं डेटर्स का अकाउंट डेबिट करूंगा और सेल्स अकाउंट क्या होगा, मेरा क्रेडिट होगा। क्लियर है। इसी तरह अगर मैं एसेट को बेच रहा हूँ कैश पे, मेरे पास कोई एसेट है मशीन फर्नीचर वगैरह, उसको मैं कैश पे बेच रहा हूँ, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये एंट्री बनेगी मेरी। कैश अकाउंट डेबिट होगा और एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। बीइंग एसेट सोल्ड, और मान लीजिए अगर मैं यही एसेट उधार पे बेच रहा हूं तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट ये एंट्री होगी, अगर मैं इसको क्रेडिट पे बेच रहा हूं तो। बीइंग एसेट सोल्ड, नेक्स्ट। इसके बाद मान लो मुझे किसी व्यक्ति से पैसे मिल रहे हैं, कैश रिसीव हो रहा है, मान लो कैश रिसीव फ्रॉम राम, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। और मान लो बीइंग कैश रिसीव्ड क्या होगा, बीइंग कैश रिसीव्ड, और मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ यानी कैश में, जैसे कि श्याम को, तो श्याम को कैश पेमेंट कर रहा हूँ तो श्याम डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश पेड टू श्याम, एंट्री क्या होगी, श्याम डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है। बीइंग कैश पेड, ठीक है। इसी तरह मैं किसी एक्सपेंस की पेमेंट कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने रेंट पे किया है, रेंट पेड की एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक। कोई भी एक्सपेंस पे किया है, कोई भी एक्सपेंस, रेंट हो, सैलरी हो, वेजेस हो, कैरेज हो, कोई भी एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। बीइंग एक्सपेंस पेड। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर मुझे कोई इनकम रिसीव हो रही है किसी भी फॉर्म में, इंटरेस्ट रिसीव्ड, या मान लीजिए कमीशन रिसीव हो रहा है, या रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स है, तो किसी भी तरह से इनकम रिसीव हो रही है तो इनकम कैश में रिसीव होगी तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और इनकम आपके पास बढ़ रही है तो जो भी इनकम बढ़ रही है उसको क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी एंट्री, बीइंग इनकम रिसीव्ड। इसके बाद मान लीजिए आपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे निकाले बिजनेस से, डैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। बिजनेस से हम कुछ भी निकालते हैं फॉर पर्सनल यूज़, डैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। बिजनेस से अगर हम कुछ भी विड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल यूज़, डैट इज टर्म्ड एज ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स का अकाउंट हमेशा डेबिट किया जाता है, तो ड्राइंग्स अकाउंट हम करेंगे डेबिट, और कैश अकाउंट मेरा क्या होगा, क्रेडिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होगी मेरी, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। तो ये थी आपकी सारी मतलब बेसिक जर्नल एंट्रीज। इसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट्स पे बढ़ते हैं। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट है मेरा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो कि कस्टमर्स को दिया जाता है केवल उनको अट्रैक्ट करने के लिए, केवल और केवल अपने गुड्स को की तरफ उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए खाली ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं की जाती है, बस इसको क्या करते हैं, जो गुड्स की लिस्ट प्राइस है या एमआरपी है
उसमें से माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, बस गुड्स की जो एमआरपी है, लिस्ट प्राइस है, उसमें से इसको माइनस कर दिया जाता है। वहीं कैश डिस्काउंट जो है इसकी अकाउंटिंग करी जाती है। इसकी अकाउंटिंग करी जाती है तो ये दो तरीके का होता है। या तो ये होता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउ कब होगा? जब हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो ये मेरा लॉस होता है। ठीक है, जब हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो वो मेरा लॉस है और ये हमेशा डेबिट किया जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। जब हमें डिस्काउंट रिसीव होगा, जब कोई हमें डिस्काउंट देगा, हमें डिस्काउंट कौन देगा? हमारा सप्लायर, ये मेरा गेन होता है, तो ये हमेशा क्रेडिट होता है। इसकी अकाउंटिंग करी जाती है प्रॉपर। क्लियर है? तो जैसे कि मान लो आपने 1 लाख रुपए के गुड्स परचेज किए हैं। ठीक है, और 1 लाख रुपए के गुड्स आप परचेज कर रहे हो और उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। कितना? 10% का उस पर ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट करोगे। कितने रुपए से डेबिट किया जाएगा? ये डेबिट होगा आपका 1 लाख का 10%। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो 10,000 घटा दो इसमें से। 90,000 रुपीज से आप परचेज अकाउंट डेबिट करोगे। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दोगे? कैश अकाउंट क्रेडिट कर दोगे या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, कितने से? 90,000 से, डिपेंडिंग अपॉन कि ये कैश परचेज है कि क्रेडिट परचेज है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर कैश डिस्काउंट होगा मान लो तो मान लो कैश डिस्काउंट का पॉइंट कैसा है कि 2% कैश डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। 2% कैश डिस्काउंट हमें सप्लायर ऑफर करता है। 2% कैश डिस्काउंट हमें सप्लायर ऑफर कर रहा है और वो जो कैश डिस्काउंट वो मुझे ऑफर कर रहा है वो मैंने अवेल कर लिया। तो फिर इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट 90,000 से। अगर मैंने कैश डिस्काउंट अवेल कर लिया है तो इसका मतलब मैंने कैश में पेमेंट भी कर दी होगी। अगर मैंने कैश डिस्काउंट अवेल किया है तो मैंने कैश में पेमेंट भी कर दी होगी। तो मुझे जो 2% डिस्काउंट मिलेगा वो 90,000 पे मिलेगा। ठीक है, तो 90,000 का 2% कितना होगा? 1800। 1800 मुझे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। अच्छा, 1800 मुझे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव मेरा फायदा है, वो क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो 1800 रुपये मैं क्रेडिट कर दूंगा। और जो कैश अकाउंट है वो कितने से क्रेडिट होगा? जितनी आपने नेट पेमेंट की है। नेट पेमेंट आपने कितने की होगी? 90,000 माइनस 1800। 90,000 आपको पे करना था लेकिन 1800 आपने कम पे किया क्योंकि आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया है। तो फिर आपने नेट पेमेंट कितनी की होगी? 88,200। आपने नेट पेमेंट कितनी करी होगी? 88,200। क्लियर है ये बात कि नहीं? चलिए, इसी तरीके से सेल्स में भी ऐसा ही होता है। सेल्स में भी यही केस रहता है आपका। ठीक है, अगर आप सेल्स कर रहे हो, मान लो 1 लाख रुपए के गुड्स सोल्ड किया आपने और उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है। ऐसा ही केस है लगभग। ठीक है, तो कैश अकाउंट या तो डेटर्स अकाउंट आपका डेबिट होगा। ठीक है, कितने से? 90,000 से ट्रेड डिस्काउंट हटा के, और सेल्स अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक, सेम 90,000 से। और उसके बाद आप क्या करोगे? जो आपका अगर कैश डिस्काउंट है उसके ऊपर मान लो 2% कैश डिस्काउंट है और हमारे कस्टमर ने कैश डिस्काउंट अवेल कर लिया। हमने 2% का कैश डिस्काउंट दिया अपने कस्टमर को कि अगर तुम पेमेंट तुरंत कर दो तो हम तुमको 2% कैश डिस्काउंट देंगे। तो इस चीज़ के लालच में कस्टमर ने क्या कर दिया? तुरंत पेमेंट कर दी। तो फिर कैश अकाउंट मेरा कितने से डेबिट होगा? सेम 88,200 से। और इस बार मैंने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउ किया है, तो मेरा नुकसान है वो डेबिट किया जाएगा। कितने से डेबिट किया जाएगा? 1800 रुपये से। और सेल्स अकाउंट मेरा क्रेडिट होगा। ठीक है, 90,000 रुपये से। चलिए, तो इतना ही था इस कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मेरा है बैड डेब्ट्स या बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ठीक है, बैड डेब्ट्स या बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स क्या होता है कि अगर मेरा कोई भी डेटर किसी कारणवश पेमेंट नहीं कर पा रहा है मुझे तो ये मेरा नुकसान होता है। मेरा कोई भी डेटर किसी भी कारणवश मुझे पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो ये मेरा नुकसान होता है। दिस इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स, ये मेरा नुकसान होता है।
तो ये हमेशा जब भी अकर करेगा तो ये मेरा नुकसान है, नुकसान बढ़ने पर डेबिट किया जाता है, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट करूंगा। और बैड डेब्ट्स डेटर पे अकर करता है, डेटर क्योंकि पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो डेटर की वैल्यू कम होगी, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए डेटर्स अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर है? इसके बाद बैड डेब्ट रिकवर्ड जो है, बैड डेब्ट रिकवर्ड जो है इसका क्या मतलब है? मान लो आपने आज की जो डेट है 8/10/2023, इस दिन आपने माना कि श्याम नाम का एक डेटर है आपका, ये आपका पैसा लेके भाग जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका बैड डेप्ट, ये आपने बैड डेप्ट मान लिया और बैड डेप्ट मान के आपने ये जर्नल एंट्री कर दी अपनी बुक्स में, ठीक है। लेकिन 4 महीने के बाद यानी 8 जनवरी 2023 को 24 को श्याम ने आके आपको पैसे दे दिए, ठीक है। 8 जनवरी 2024 को श्याम ने आके आपको क्या कर दिए, पैसे दे दिए आपको। अच्छा, 4 महीने बाद 8 जनवरी नहीं बल्कि 8 फरवरी आएगा, ठीक है। तो श्याम ने आपको पैसे दे दिए। एक बैड डेप्ट माने हुए व्यक्ति ने अगर आपको पेमेंट दे दी है, एक बैड डेप्ट माने हुए व्यक्ति ने अगर आपको पेमेंट आपकी दे दी, तो वो कहलाता है बैड डेप्ट रिकवर्ड। और बैड डेप्ट रिकवर्ड की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर है ये चीज? बस इतना ही था इस कॉन्सेप्ट में। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद मेरे क्या आएंगे? बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में सबसे पहले मैं क्या कवर करता हूँ, एक सेकेंड। अब मेरे आएंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आता है मेरा कैश डिपॉजिटेड इनटू द बिजनेस। क्या आता है? कैश डिपॉजिटेड इनटू द बिजनेस। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? सॉरी, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बिजनेस नहीं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हो तो बैंक में पैसा बढ़ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, और आपके पास नकद पैसा कम हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज में क्या होगा? यही वाली जर्नल एंट्री ठीक आपकी रिवर्स हो जाएगी जो आपने ऊपर की है। क्या हो जाएगा? यहाँ पे नगद पैसा आपके पास आ जाएगा, अगर आपने विड्रॉ किया है पैसा तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और आपके बैंक में पैसा कम हो जाएगा इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ऐसा है कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉ किया है आपने बैंक से पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज के लिए हम कुछ भी बिजनेस से निकाले तो वो क्या होता है? ड्राइंग्स। और मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है मेरा? हमेशा डेबिट होता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होगी। क्लियर है? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है अगर आपने किसी एक्सपेंस की पेमेंट करी है चेक से तो एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या होगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा मेरा। चलिए नेक्स्ट, अगर आपको कोई इनकम रिसीव हुई और पेमेंट चेक से रिसीव हुआ है, कोई इनकम रिसीव हो रही है आपको, वो आपको सीधे चेक से रिसीव हो रही है आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ रही है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर है? चलिए, अगर आप अपने किसी क्रेडिटर को चेक से पेमेंट कर रहे हो तो उसकी एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर को कर दोगे डेबिट क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है आपकी, और चेक से पेमेंट कर रहे हो तो इसलिए बैंक में पैसा कम हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर है? बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि मान लो आपको किसी कस्टमर से चेक रिसीव हो रहा है, किसी डेटर से आपको पेमेंट रिसीव हो रही है इन द फॉर्म ऑफ चेक, और वो चेक आप उसी दिन जमा कर रहे हो बैंक में, ठीक है। यानी 8 तारीख को चेक रिसीव हुआ, 8 अक्टूबर को, और 8 अक्टूबर को ही आपने बैंक में उस चेक को जमा कर दिया, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो आपको चेक रिसीव हुआ अपने डेटर से 8 अक्टूबर को, पर आप उसको जमा कर रहे हो 10 अक्टूबर को बैंक में, यानी सेम डे पे अगर उस चेक को डिपॉजिट नहीं कर रहे हो तो 8 अक्टूबर को आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट या चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट या चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू
डेटर्स अकाउंट, ठीक है। अगर देखिए चेक रिसीव हुआ कस्टमर से और मैं डेटर से और मैंने तुरंत बैंक में जमा कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट एंट्री होगी। लेकिन अगर चेक रिसीव हुआ कस्टमर से और सेम डे जमा नहीं कर रहे हैं बैंक में तो क्या होगी, जिस दिन चेक रिसीव किया यानी 8 अक्टूबर को हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट या चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और जिस दिन फिर जमा कर रहे हैं चेक उस चेक को बैंक में, जो कि हम कर रहे हैं मान लो 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को जाके हम क्या कर रहे हैं, इस चेक को बैंक में जमा कर रहे हैं। तो जिस दिन हम इस चेक को बैंक में जमा कर रहे हैं उस दिन एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर कैश अकाउंट क्रेडिट या चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? एक बार फिर से मैं ये पूरा समराइज कर रहा हूं। देखो, अगर किसी डेटर से चेक रिसीव हो रहा है और जिस दिन मैंने चेक रिसीव किया उसी दिन मैंने जाके उस चेक को डिपॉजिट कर दिया बैंक में, जैसे कि 8 तारीख को रिसीव किया चेक और 8 तारीख को डिपॉजिट कर दिया, तो एंट्री करूंगा मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। परंतु अगर मैंने चेक रिसीव किया किसी डेटर से और सेम डे डिपॉजिट नहीं किया है बैंक में, मैंने किसी डेटर से चेक रिसीव किया और सेम डे डिपॉजिट नहीं किया है बैंक में, तो जिस दिन मैं चेक रिसीव कर रहा हूं कस्टमर से, मान लो 8 तारीख को रिसीव कर रहा हूं, तो उस दिन एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट या चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। और फिर जिस दिन डिपॉजिट कर रहा हूं मान लो 10 तारीख को, उस दिन एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या चेक इन हैंड अकाउंट। उम्मीद करता हूं क्लियर होगी आपको ये बात। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 9th कि आप क्या कर रहे हो, आप आपने जो चेक जमा किया अपने बैंक अकाउंट में, आपको डेटर से जो चेक मिला था वो चेक आपने जमा किया अपने बैंक अकाउंट में और वो डिसऑनर हो गया। तो चेक डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, जब चेक डिसऑनर होगा ना तो आपको अपने डेटर से दोबारा पैसा मांगना पड़ेगा, तो इसलिए डेटर की वैल्यू बढ़ानी है, डेटर एक एसेट है उसकी वैल्यू बढ़ानी है, तो डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। क्लियर है? ये हो गई चेक डिसऑनर होने की एंट्री, ठीक है। उसके बाद मान लो आपको एक कस्टमर से चेक रिसीव हो रहा है, ठीक है। मान लो कोई कस्टमर है ए, उससे चेक रिसीव हो रहा है, तो आप एंट्री क्या करोगे, और आप डिपॉजिट नहीं कर रहे हो अभी उसको, तो एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू ए। और फिर यही चेक उठा के आपने क्या कर दिया, अपना एक क्रेडिटर था उसको एंडोर्स कर दिया, ये चेक अपना एक क्रेडिटर था उसको एंडोर्स कर दिया आपने यही चेक। तो फिर चेक एंडोर्स करने की एंट्री क्या करोगे आप, बी डेबिट, जो क्रेडिटर है बी उसको डेबिट कर दोगे क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है, और कैश अकाउंट या फिर चेक इन हैंड अकाउंट जो भी आपने किया है उसको क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है? ठीक है। अगर आपने कैश अकाउंट यहाँ डेबिट किया है तो यहाँ पे कैश अकाउंट ही क्रेडिट करना, अगर यहाँ पे कैश चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट किया है तो यहाँ पे चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट करना। अब मान लो ये जो चेक आपने एंडोर्स किया ना, ये अगर डिसऑनर हो जाए तो आप एंट्री क्या करोगे, अगर ये डिसऑनर हो रहा है तो आप दोबारा से ए से पैसा मांगोगे, ए आपका डेटर था ना, ए से दोबारा पैसा मांगोगे इसलिए ए को डेबिट करोगे, और बी आपसे दोबारा पैसा मांगेगा तो बी की लाइबिलिटी आपके पास फिर से बढ़ जाएगी तो बी क्रेडिट हो जाएगा, ए डेबिट टू बी, ये एंट्री बनेगी। क्लियर है ये बात कि नहीं? उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। और ये थे मेरे सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स, ठीक है। गुड्स से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले मेरा आता है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, तो इसकी एंट्री क्या होती है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। चैरिटी मेरा एक्सपेंस है और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो इसलिए उसको डेबिट किया जाता है, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। और जब भी गुड्स आते हैं बिजनेस में तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, और यहाँ पे गुड्स जा रहे हैं बिजनेस से इसलिए परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर है? अब गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के रूप में आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट एक खर्चा होता है मेरा, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट कर दूंगा मैं, और परचेज अकाउंट क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। क्लियर है? गुड्स विड्रॉन फॉर द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉ किए मैंने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज के लिए मैंने गुड्स विड्रॉ किए हैं बिजनेस से, तो ये क्या है, ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री होगी मेरी। ठीक है। उसके बाद फोर्थ,
नेक्स्ट है आपका कि आपने मान लीजिए नेक्स्ट आपने मान लो क्या किया है कि आपने एक गुड्स को एसेट में कन्वर्ट कर दिया, आपने एक गुड्स को एसेट में कन्वर्ट किया है। तो गुड्स को एसेट में कन्वर्ट किया है, तो जिस एसेट में कन्वर्ट किया एसेट अकाउंट डेबिट कर दो और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ठीक है, उसके बाद आपका मान लो कुछ गुड्स चोरी हो गए, तो आप क्या करते हो, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट करते हो और परचेज अकाउंट क्रेडिट करते हो। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि मान लो कुछ गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो गए फायर से, कुछ गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो चुके हैं फायर से, तो एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, और इसमें एक और केस आता है कि आपके गुड्स फायर से डिस्ट्रॉय हो गए, तो इंश्योरेंस का केस आता है। मान लो आपने इन गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको सर्टेन परसेंटेज, पूरा क्लेम तो इंश्योरेंस कंपनी कभी एडमिट नहीं करती, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हाँ मान लो 80% या 60% क्लेम हम एडमिट कर लेते हैं। तो मान लो इंश्योरेंस कंपनी 60% क्लेम एडमिट कर लेती है, तो बचा हुआ 40% आपको खुद बियर करना पड़ेगा, या इंश्योरेंस कंपनी 80% क्लेम एडमिट करती है तो बचा हुआ 20% आपको बियर करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी आपका 80% क्लेम एडमिट कर रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट हम डेबिट करेंगे कितने से, 80% जो अमाउंट है क्लेम का उससे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप डेबिट करोगे कितने से, बचा हुआ 20% जो आपको स्वयं बियर करना है, और फिर आप क्या करोगे, लॉस बाय फायर अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है? 100% अमाउंट से। ठीक है, और फिर जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रिसीव हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। आशा करता हूं ये आपको क्लियर होगा। अगर ये क्लियर है तो फटाफट अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आओ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में अंतर। ठीक है, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में एक तरीके से अंतर समझाया था, जो मेन वीडियोस हमारी पड़ी हैं उस पर। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं, ठीक है, मान लो मैंने एक मशीन परचेज करी है, ठीक है, मान लो मैंने एक मशीन परचेज करी है और वो मशीन मैंने खरीदी है 1 लाख रुपए की, और मशीन को खरीदते ही मैंने उसके साथ उसके ऊपर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इनकर किए कितने, 10,000 रुपए के, और उसी समय मैंने उसके ऊपर कैरेज जो है डाले का खर्चा वो इनकर किया 10,000 रुपए। तो मशीन परचेज की है, मशीन परचेज करने की कॉस्ट है 1 लाख रुपए, और उसी के साथ साथ मैंने उसके ऊपर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस इनकर किया 10,000 का, और उसी के साथ साथ मैंने उसके ऊपर कैरेज का खर्चा इनकर किया है 10,000 रुपए का। तो ये जो दोनों खर्चे एसेट को खरीदते वक्त मैं उसके ऊपर इनकर कर रहा हूँ, ये एसेट की कॉस्ट में जुड़ जाएंगे। ये दोनों खर्चे जो एसेट को खरीदते वक्त मैं उसके ऊपर इनकर कर रहा हूँ, ये एसेट की कॉस्ट में जुड़ जाएंगे। और आप मशीन अकाउंट डेबिट करोगे कितने से, 1,20,000 रुपए से, और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट कितने से क्रेडिट करोगे, 1,20,000 से। आशा करता हूँ आपको ये वाली बात क्लियर होगी। अगर ये क्लियर है तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो बात मुझे करनी थी मैंने कर ली। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि है ओपनिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट। ओपनिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि मेरा एक अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, और फिर 1 अप्रैल को मेरा एक नया अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है। जैसे कि मान लो साल 2021-22 है, तो ये शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2021 को, और ख़त्म हुआ होगा 31 मार्च 2022 को। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा साल 2022-23। ये कब शुरू होगा, 1 अप्रैल 2022 को, और ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2023 को। तो 31 मार्च 2022 को मेरे पास जो एसेट्स और लाइबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस बचा होगा, 31 मार्च 2022 को मेरे पास जो एसेट्स और लाइबिलिटीज का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बचा होगा, वो जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है
वो उस नेक्स्ट ईयर का यानी 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा अपने आप। वो क्या हो जाएगा? वो अपने आप ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1 अप्रैल 2022 का, यानी नेक्स्ट ईयर का वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे? एसेट्स को कर लेंगे अपना डेबिट। ठीक है, एसेट्स हो जाएंगे मेरे डेबिट। तो ये ओपनिंग बैलेंस के तौर पे, हाँ, तो ये जो ओपनिंग बैलेंस आता है ना हमारे नए ईयर में 1 अप्रैल को हमारे सामने जो ये ओपनिंग बैलेंस आता है, ये इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आता है। तो इसमें हमें करना क्या होता है कि हम सारे एसेट्स को कर लेते हैं डेबिट, और उसके बाद सारी लाइबिलिटीज को क्या कर देते हैं? क्रेडिट। जितने भी एसेट मेरे मुझे दिए रहते हैं एज अ फॉर्म ऑफ ओपनिंग बैलेंस, उनको मैं करता हूँ डेबिट और सारी लाइबिलिटीज को कर देता हूँ क्रेडिट। इसके बाद हो सकता है डेबिट साइड पे आपके पास बैलेंसिंग फिगर बचे या क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बचे। अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बचती है तो उसको हम बैलेंस करते हैं विद गुडविल। किसके थ्रू बैलेंस करते हैं? गुडविल के थ्रू बैलेंस करते हैं। ठीक है, और अगर क्रेडिट में बचती है तो उसको कैपिटल के थ्रू बैलेंस करते हैं। क्लियर है? चलिए, ये है ओपनिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट। और इसके बाद बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट मेरा बचा है जर्नल का, जो कि क्या है? जो कि है आपका एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड। तो चलिए इसको कर लेते हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज में मेरे सामने सबसे पहले आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंस होते हैं? वो एक्सपेंस जो आपके ड्यू हो गए हैं पर अभी तक आपने पे नहीं किए हैं। वो एक्सपेंस जो आपके ड्यू हो चुके हैं पर अभी तक आपने पे नहीं किए हैं। यानी मान लो आपको 12 महीने का किराया पे करना है लेकिन आपने सिर्फ 10 महीने का पे किया है। आपको 12 महीने का किराया पे करना है पर आपने अभी तक सिर्फ 10 महीने का पे किया है। तो 2 महीने का किराया जो आपने अभी तक पे नहीं किया है उसकी एंट्री क्या करोगे आप? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होगी आपकी। 2 महीना का किराया जो आपने अभी तक नहीं पे किया है उसकी एंट्री आप ये करोगे। क्लियर है? फिर दूसरा इसमें होता है प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? वो एक्सपेंस जो आपने एडवांस पे कर दिया है। वो एक्सपेंस जो आपने एडवांस में पे किया है। तो अगर कोई एक्सपेंस आपने एडवांस में पे किया है, जैसे कि आपने 12 महीने का किराया आपको पे करना था, आपने 14 मंथ्स का पे कर दिया है। 12 महीने का किराया आपको पे करना था पर आपने 14 मंथ का पे कर दिया है, तो 2 महीने का किराया जो एक्स्ट्रा पे किया उसकी एंट्री क्या होगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होगी इसकी। क्लियर है? चलिए, इसके बाद इसमें आता है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो मैंने अर्न कर लिया पर अभी मुझे रिसीव नहीं हुई है। अक्रूड इनकम वो इनकम है जो कि मैंने अर्न कर लिया पर अभी मुझे रिसीव नहीं हुई है, तो वो एक तरीके से एसेट है मेरा। और एसेट है, बढ़ रहा है, तो इसलिए डेबिट होगा, तो अक्रूड इनकम को किया जाता है डेबिट हमेशा। और जो भी इनकम है जो रिसीव होने वाली है उसको किया जाता है क्रेडिट। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो गई है, अगर कोई इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो गई है तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, एडवांस में अगर आपको इनकम रिसीव हो रही है तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाइबिलिटी है, क्योंकि जो व्यक्ति आपको एडवांस में पेमेंट कर रहा है आपको उसके लिए बदले में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो एक तरीके की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इसको आप करोगे क्रेडिट और कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, बिजनेस में कैपिटल लगाई है, तो बदले में वो कुछ ब्याज एक्सपेक्ट करता है बिजनेस से। बदले में वो बिजनेस से कुछ ब्याज एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो ब्याज जो होगा कैपिटल के ऊपर वो बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है। खर्चा बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करोगे और क्या करोगे? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। और इसी तरह जब बिजनेसमैन ड्राइंग्स करेगा बिजनेस में, तो बिजनेसमैन से कहेगा कि इसके बदले इंटरेस्ट हमको दो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगी? बिजनेस के लिए कमाई होगी, कमाई है तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। इनकम बढ़ने पे क्रेडिट होगा और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर लिया जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्लियर होगा। और अगर ये क्लियर है तो दिस इज ऑल इन जर्नल। जर्नल के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने, कॉन्सेप्ट्स मैं कह रहा हूँ, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने इस एक वीडियो में कवर कर दिए आपके वन शॉट।
एक ही वीडियो में, ठीक है। तो एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को यूज करके पूरा का पूरे जर्नल के कॉन्सेप्ट्स एक साथ रिवाइज कर सकते हो एक बार में, ठीक है। हाँ, ये वीडियो उस बच्चे के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है जिसने जर्नल बिल्कुल अभी तक पढ़ा ही ना हो कहीं से भी, ठीक है। जिस बच्चे ने अभी तक जर्नल कहीं से पढ़ा भी नहीं है उसके लिए वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। ये सिर्फ उस बच्चे के लिए हेल्पफुल है जिसका जर्नल का पेपर मान लो कल या परसों है, ठीक है। जो एग्जाम देने जा रहा है जिसमें जर्नल का क्वेश्चन उसका आएगा, ठीक है। 11th का जो बच्चा हाफ ईयरली या फाइनल का पेपर देने जा रहा है, उसका पेपर है और उसको एक बार में सारे के सारे जर्नल के कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, तो एक बार में इस वीडियो में वो सारे के सारे जर्नल के कॉन्सेप्ट एक बार में रिवाइज कर सकता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्लियर होगा और आगे के भी जो चैप्टर्स हैं हमारे उसके भी मैं